point object. Motion in a straight line. Motion in a straight line. सबसे पहले नोट कर लीजिए पॉइंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? If the position of an object changes by distances, if the position of an object changes. Good evening, sir. Good evening. If the position of an object changes by distances much greater than its own size, much greater than if the position of an object changes by distances much greater than its own size in a reasonable duration of time, in a reasonable duration in a reasonable duration of time, in a reasonable duration of time, then the object is called a point object. Then the object is called a point object. ऐसे में हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं. पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम कहते हैं. शुरुआत में कोई एक साइकिल थी और वो थोड़ी देर बाद वो यहाँ पहुँच जाती है. कोई एक साइकिल थी वो यहाँ पहुँच जाती है. मैं ये कहूँ कि साइकिल की जो लेंथ है जो खुद की लेंथ है साइकिल की, वो खुद की लेंथ हमने कहा कि पीछे वाला जो टायर है और आगे वाला टायर है, तो वहाँ से पीछे वाले टायर और आगे वाले टायर के बीच में जो गैप है, वो गैप अगर मान लीजिए 1 मीटर है, मान लीजिए 1 मीटर है, सिर्फ 1 मीटर है, तो और हम डिस्टेंस की बात करें कि जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसने 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया. तो हम ये कहेंगे कि साइकिल का खुद का जो लेंथ है, खुद की लेंथ उसकी 1 मीटर है. तो 1 मीटर 1000 मीटर के सामने तो बहुत छोटा सा है ना, नेग्लिजिबल है. तो ऐसे में हम ये बोलेंगे कि ये जो साइकिल है, इस साइकिल को ही हम मान लेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट. इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे. तो हमेशा ये होता है कि जब भी कभी हमको ये दिया जाता है, किसी भी चीज़ में हमको ये बोला जाता है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कंसिडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ही ये है कि जितना उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल करा है, उतने डिस्टेंस के सामने उस ऑब्जेक्ट का जो खुद का लेंथ है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, बहुत छोटा है. तो इसलिए उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं. कभी भी हम ऐसे में ये नहीं बोलेंगे कि उसने ना 1001 मीटर ट्रैवल करा है डिस्टेंस. कभी कोई ये नहीं पूछेगा आपसे कि साइकिल के अगले पहिए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, पिछले पहिए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, ये नहीं पूछेगा. वो यही कहेंगे कि साइकिल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है. तो वो जब डिस्टेंस आप निकालेंगे, वो डिस्टेंस इसी तरीके से निकाला जाता है कि जो उसका खुद का डिस्टेंस है, जो उसकी खुद की लेंथ है, उसको ना के बराबर मान लो, नेग्लिजिबल मान लो. ठीक है, ये होता है. अब देखिएगा,
distance and displacement. Distance and displacement. ऑनलाइन काफी हो गया, हाँ, ऑनलाइन भी हो गया। ऑनलाइन अभी भी है ही, रिकॉर्ड हो गया। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें जो डिस्टेंस है, इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ of the actual path it is the length of the actual path traversed आईडी पासवर्ड ही भेजना भूल गया। बता दूँ मेरी आवाज़ आ रही है भाई दोनों को? विनायक, सुमेन? Yes, sir. It is the length of the actual path traversed. Traversed का मतलब traveled ही होता है ना? It is the length of the actual path traversed by a body between its initial and final positions. Traversed by the body between its initial and final positions. Between its initial and final positions. हमने बोला यहाँ पर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है इधर सी। ये हो गया और ये वाला पॉइंट बी है।
एग्जांपल देखो, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ये तो डिस्टेंस हो गया। उसके बाद नोट करेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस इसकी टोटल पाथ हो गई, टोटल पाथ लेंथ, कि वो कोई भी जो पार्टिकल था या कोई भी ऑब्जेक्ट था वो ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक चला गया, ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक चला गया। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में नोट कीजिएगा, इसमें है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन द पोजीशन displacement of an object is the displacement of an object is the change in the position of an object is the change in the position the displacement of an object is the change in the position of an object in a fixed direction. In a fixed direction. In a fixed direction. Or it is the shortest straight line. It is the shortest straight line distance between the initial and final positions. Between the initial and final positions, मतलब ये हमारी इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AC। फिर लिखिएगा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसका डायरेक्शन होता है हमेशा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट is meter. It is a vector quantity, its SI unit is meter. फिर लिखिएगा स्पीड। स्पीड पे नोट कीजिएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम the rate of change of position of an object with time in any direction is called its speed. In any direction is called its speed. स्पीड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकिंग।
डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ये हमको पता ही है, ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड। जो स्पीड होती है, स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो जो स्पीड है, स्पीड को हम एक स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे और उसकी जो SI यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। अच्छा नोट कीजिएगा टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड में पहला लिखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड object is said to be moving with an object is said to be moving with uniform speed if it covers equal distances in equal intervals of time. In equal intervals of time, however small these intervals may be. However small these intervals may be. However small these intervals may be. ये तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। अब यूनिफॉर्म स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड के बाद में सेकंड देखिएगा वेरिएबल स्पीड। ये जैसे यूनिफॉर्म स्पीड है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक, अभी तक जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हैं लगभग ये सारी आप 9th क्लास में भी कर चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, जैसे मान लीजिए 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में ये चोट लगी हुई, 1 सेकंड में मान लीजिए 1 मीटर चला, तो अगले 1 सेकंड में भी फिर वो 1 मीटर ही चलेगा, अगले 1 सेकंड में भी फिर वो 1 मीटर ही चलेगा। तो 1 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई या उसकी स्पीड हो गई। ठीक है, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब अगर मान लीजिए आप देखें कि कोई 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर कोई चीज़ चल रही है और वो 3 मीटर पर सेकंड की ही स्पीड से चलती रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। फिर देखिएगा अगला है वेरिएबल स्पीड। नाम से ही समझ में आता है वो स्पीड जो बार बार चेंज होती रहे उसको बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड
object is said to be moving with variable speed if it covers with variable speed if it covers unequal distances in equal intervals of time. If it covers unequal distances in equal intervals of time. ये हो गया वेरिएबल स्पीड. जो इंटरवल्स ऑफ टाइम है वो हमेशा इक्वल ही रहेंगे, जैसे क्योंकि टाइम जो है, टाइम का गैप कभी भी बढ़ता नहीं है. जैसे मान लीजिए 1 सेकंड है तो अगला जो 1 सेकंड है वो उतने ही टाइम ड्यूरेशन के बाद ही आएगा. मतलब 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड उनका सबका टाइम ड्यूरेशन सेम ही रहेगा. तो टाइम जो है वो इक्वल इंटरवल्स के साथ ही बढ़ता है हमेशा. ऐसा नहीं होता कि आज जो है वो टाइम का मूड ये था कि टाइम थोड़ा फास्ट चलने के मूड में था, तो आज की रात जल्दी बीत गई लेकिन कल की रात बड़ी स्लो थी. ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कभी भी. टाइम जो है वो इक्वल इंटरवल्स में ही बीतता है. ठीक है, तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इस वजह से लिखा हुआ है. और अनइक्वल डिस्टेंसेस का मतलब ये है कि हो सकता है किसी बॉडी ने पहले 1 सेकंड में तो 1 मीटर ट्रैवल करा हो और अगला जो दूसरा सेकंड है, दूसरे सेकंड में वो 2 मीटर या 3 मीटर ट्रैवल कर जाए, फिर अगले 1 सेकंड में वो ट्रैवल ही ना करे, रेस्ट में बैठ जाए, चुपचाप बैठ जाए. ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि ये वेरी कर रही है उसकी स्पीड, कभी तेज चलता है कभी धीमा चलता है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल स्पीड. उसके बाद अगला नोट करिएगा एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड the average speed of an object the average speed of an object is the average speed of an object is the total distance traveled by the object is the total distance traveled by the object एक मिनट वेट कीजिए.
ये है द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट divided by the total time taken by it, divided by the total time taken by it. Average speed is equal to total distance traveled, upon total time taken, total distance traveled upon total time taken. ये तो एवरेज स्पीड हो गई. एवरेज स्पीड के बाद में अगला देखेंगे, अगला है इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड में है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर the speed of an object at any particular instant of time, at any particular instant of time, or at a particular point of its path, or at any the speed of an object at any particular instant of time, or at a particular point of its path is called the instantaneous speed of the object. Is called the instantaneous speed of the object. Is called the instantaneous speed of the object. इसके बाद नेक्स्ट नोट करेंगे आप वेलोसिटी. स्पीड का पार्ट है. नहीं, स्पीड से अलग है, बस इतना है तो स्पीड जैसा ही, बस उसमें क्या है कि स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन होगा. जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि हम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो अगर हमसे ये बोल दिया जाए कि नहीं हम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर वो जो है वो वेलोसिटी कहलाता है. ये होता है बस. कीजिएगा वेलोसिटी. वेलोसिटी में लिखिएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन rate of change
change of position of an object with time in a given direction with time in a given direction, the rate of change of position of an object with time in a given direction is called its velocity. Is called its velocity. Velocity is equal to displacement upon time. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, बस इतना अंतर है कि वहाँ क्या था डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बस ये अंतर होगा. डिस्प्लेसमेंट आते ही वो डिस्टेंस हो गया विद द डायरेक्शन. ठीक है, डिस्टेंस विद द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. अब आप देखिएगा कि इसमें भी वही चार आपको टाइप्स लिखनी है. टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज. टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज. टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज में पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है a body is said to be moving with uniform velocity is said to be moving with the body is said to be moving with uniform velocity if it covers equal displacement in equal intervals of time. Equal displacements in equal intervals of time. ये तो हो गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक, उसके बाद सेकंड है वेरिएबल वेलोसिटी. वेरिएबल वेलोसिटी. वेरिएबल वेलोसिटी में a body is said to be moving with variable velocity the body is said to be moving with variable velocity is said to be moving with variable velocity if either its speed changes or direction of motion changes direction of motion changes with time or direction of motion changes with time.
वेलोसिटी हो गया। वेरिएबल वेलोसिटी में या तो ये कहा जा सकता है कि बार बार उसका डिस्प्लेसमेंट जो है, एक बार डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, एक बार डिस्प्लेसमेंट कम, या तो ये बोला जा सकता है। या फिर हम ये कहेंगे बॉडी इज सेट टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ आइदर इट्स स्पीड चेंजेस। स्पीड जब चेंज होगी तो स्पीड चेंज होने का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, स्पीड और स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन। अगर स्पीड बार चेंज हो रही है तो समझ लीजिए वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब ही क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन। तो अगर स्पीड चेंज हो रही है तो समझ लीजिए वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी समझ जाइए कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी का बार बार चेंज होना ही इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, अब वेरिएबल वेलोसिटी के बाद में थर्ड देखिएगा, थर्ड है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी में है फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी or an object moving with variable velocity, average velocity is defined as the average velocity is defined as the ratio, average velocity is defined as the ratio of its total displacement to the total of it is the ratio of its total displacement to the total time interval in which the displacement occurs, to the total time interval in which the displacement occurs. ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी में आप लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम पीरियड। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम पीरियड, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। फिर है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाँ जी, तो यहाँ एस्केप वेलोसिटी पढ़ाई थी, वो भी इसका पार्ट है? नहीं, एस्केप वेलोसिटी बिल्कुल अलग है, वो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में करेंगे। वेलोसिटी का टाइप नहीं है? नहीं, देखिए है क्या कि वो, हाँ है तो वेलोसिटी का ही टाइप, क्योंकि उसकी यूनिट में मीटर पर सेकंड है, लेकिन वो जो है वो भी आपका ना इसी वेलोसिटी में आएगा, ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्योंकि एस्केप वेलोसिटी से अगर हमने किसी भी चीज़ को प्रोजेक्ट कर दिया तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाता है। तो जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं उसी वेलोसिटी के साथ तक वो लास्ट तक जाता रहता है, मतलब वो वेलोसिटी कम या ज़्यादा नहीं होती रास्ते में, सेम वेलोसिटी रहती है, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही आ जाएगा। नहीं, डायमेंशनल फार्मूला करवा रहा था ना, तो डायमेंशनल फार्मूला नहीं, ये वाला नहीं करना, उसमें तो मैं पुराना वाला रिवाइज करवा रहा हूँ। अभी कल जो सुबह क्लास लूँगा उसमें मैं कैलकुलस करवाऊँगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और टाइमिंग वही रखूँगा, या तो 9 बजे का या फिर 10 बजे का। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसमें लिखेंगे द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम at a
at a particular instant of time or at a particular point of its path or at a particular point of its path is called its instantaneous velocity. Is called its instantaneous velocity. Is called its instantaneous velocity. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो वेलोसिटी है उसको हम बोलेंगे v वेक्टर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v वेक्टर। और इसको लिखेंगे कैसे, मतलब ये वेक्टर का साइन होता है, ये वेक्टर का साइन होता है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको लिखेंगे इस तरीके से कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम टेकन। x जो है, x से हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे से जहाँ पर भी हम x की बात करेंगे तो x का मतलब क्या है कि उसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो डेल्टा x का मतलब क्या है कि बहुत थोड़ा सा, जैसे ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल हम स्कूटर पर जा रहे हैं या हम गाड़ी में जा रहे हैं और उसमें एनालॉग मीटर लगा हुआ है। एनालॉग मीटर मतलब जिसमें नीडल बनी रहती है, ठीक है। अब अचानक से हमारे दिमाग में आया कि हमको एकदम से जो है हमको स्पीड चेक करनी है कि कितनी स्पीड पर हम चल रहे हैं। तो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम स्कूटर को ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं उल्टा सीधा, ठीक है। तो सीधा सीधा हम जा रहे हैं, यानी कि उस टाइम अगर हम स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हैं तो उस टाइम हमारी स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है क्योंकि हमारी डायरेक्शन भी फिक्स्ड है, ठीक है। डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं हो रही है। तो अब आप ये देखिएगा कि जब हम सीधे सीधे जा रहे हैं, अब उसी टाइम हमने ये कहा कि मेरे को अभी इसी इंस्टेंट पर अपनी स्पीड चेक करनी है, तो एकदम से मैं क्या करूँगा, मैं एकदम से अपनी नज़र मीटर की तरफ ले जाऊँगा। तो पलक झपकने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लगेगा हमको मीटर को देखने में, ठीक है, बहुत मामूली सा टाइम। तो हमने एक झटके में मामूली सा टाइम लगा, हमको जरा सा टाइम लगा, हमने मीटर को देखा। तो जैसे ही हमने मीटर को देखा, हमने देखा कि 50 किलोमीटर पर आवर की उस पर नीडल था। तो हमारी जो वेलोसिटी थी उसी इंस्टेंट पर, उसी मोमेंट पर जो हमारी वेलोसिटी थी वो 50 किलोमीटर पर आवर थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई 50 किलोमीटर पर आवर जो हमारी उसी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी थी वो क्या रहेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो वो जो जरा सा टाइम था, अब जब हमने देखा, जैसे अभी तो दिमाग में आया कि मेरे को वेलोसिटी देखनी है, अभी मैंने पलक झपक कर उसको देखा तो स्कूटर थोड़ा सा तो चल गया था, उस दौरान जरा सा तो चला होगा। अभी मैंने सोचा और इतने में मैंने देखा, तो जैसे ही मैंने सोचा और देखा तो उसमें हो सकता है वो जरा सा 0.1 या 0.2 मीटर चल गया हो, ठीक है। तो वो जो जरा सा डिस्प्लेसमेंट है, दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटी सी अमाउंट। जैसे हमने जो एरर्स वाला पोर्शन करा था तो उसमें जहाँ पर हम डेल्टा लिख रहे थे तो डेल्टा का मतलब क्या था, स्मॉल अमाउंट, तो बहुत छोटी वैल्यू। तो ये डेल्टा हो गया। ऐसे ही चुटकी बजाने में जितना टाइम लगता है उतनी देर में हमने उसको देखा, जरा सा टाइम। तो जरा सा टाइम मतलब वो भी ऐसे होगा 0.01 या 0.001 इतना सेकंड, इतना सा टाइम होगा, जरा सा टाइम। तो जरा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन जरा सा टाइम, इतना सा तो हम जरा सा तो हम चल ही चुके थे उस दौरान। अगर कोई कहे कि अभी मेरे दिमाग में आया कि मैं स्पीड चेक करने वाला हूँ और अभी मैं एकदम से स्पीड बढ़ा दूँ, ठीक है, तो क्या मैं उसको एनालाइज कर सकता हूँ? मैं एनालाइज नहीं कर सकता, क्योंकि अभी दिमाग में आया था कि मेरे को अपनी स्पीड देखनी है। अभी मैंने स्पीड बढ़ा दी और फिर मैंने देख भी लिया, तो स्पीड तब तक बढ़ेगी नहीं, उससे पहले ही मैं उसको नोट कर लूँगा। तो इसका मतलब वो बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो ऐसे स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को हम लिखते हैं लिमिट, LIM लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। तो डेल्टा टी क्या है, बहुत जरा सा टाइम, बहुत छोटा सा टाइम, इतना छोटा कि लगभग जीरो के बराबर है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो के बराबर नहीं है। तो ये जो चीज़ होती है ना कि लिमिट लगा हुआ है और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखा हुआ है, इसी को हम बोल देते हैं बेटा डिफरेंशिएशन, dx बाई dt। अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि कई बार ऐसा होता है, जैसे आप लोगों ने अभी 10th क्लास में एक चैप्टर करा था ये पॉलिनोमियल्स वाला। उस पॉलिनोमियल में आपने देखा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल तो सिलेबस में नहीं था, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करा था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये कहा जाता था कि वो जो पॉलिनोमियल है वो कैसा बनेगा, ax² + bx + c, इस फॉर्म का वो पॉलिनोमियल बनेगा। तो
वो जो पॉलिनोमियल है उसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करने लगे तो दैट विल बी अ पैराबोला। पैराबोला मतलब कर्व्ड पाथ होगा वो हमेशा। तो ऐसे ही ना अजीब अजीब पाथ हो सकते हैं। आपको जो क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे उसमें अजीब अजीब पाथ हो सकते हैं। तो उसमें आपको जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि जो एक्स है वो एक्स ऐसा दे रखा हो कि एक्स जो है ना अजीब तरीके से वेरी कर रहा है, अजीब तरीके से वेरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्राफ बनाने लगे, हम अपने घर से अपने स्कूल तक जा रहे हैं और हम ग्राफ बनाने लगे तो ग्राफ भी बड़ा अजीब बनेगा। क्यों? क्योंकि आप ना कॉन्स्टेंटली स्मूथली नहीं चल सकते। रास्ते में कहीं गड्ढे आ गए तो आप थोड़ा सा स्कूटर को रोकोगे, धीमा करोगे। फिर अजीब गजीब से गड्ढे हैं तो आप कभी लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट कभी राइट ऐसे बनाओगे तो आपका ग्राफ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। समझ रहे हैं? जो भी आपने पाथ ट्रैवल करा है तो उसको अगर आप ग्राफ पर प्लॉट करो तो वो टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है। फिर कभी ऐसा हुआ कि रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ गया तो स्पीड ब्रेकर में ऐसा तो है नहीं कि उड़ा दोगे स्कूटर को, ठीक है? तो क्या है कि धीमा करोगे तो यानी कि उस टाइम आपका जो ग्राफ है वो स्लो डाउन हो गया, ठीक? तो आपका जो ग्राफ है वो कभी भी कंटिन्यूसली ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता, ठीक है? वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमेशा एरोप्लेन का ही बनता है क्योंकि उसको रास्ते में ना तो मोड़ मिलते हैं, ना गड्ढे मिलते हैं, ना स्पीड ब्रेकर मिलता है, ना रेड लाइट मिलती है। तो वो सीधे चलता ही रहता है। इसीलिए उसको टाइम कम लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो हम ये कहेंगे कि हमेशा मेरे को जो एक्स है वो किसी ना किसी एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी दिया हो सकता है और दिया जाएगा, हम न्यूमेरिकल्स में ट्राई करेंगे। तो जब वो एक्स हमको दे रखा होगा उसको मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। ये डिफरेंशिएशन करा कैसे जाता है ये मैं कल मॉर्निंग में क्लास एक बार दोबारा लूँगा, ठीक है? तो उसमें हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कितना कितना हमको ज़रूरत है 11th क्लास में, खासतौर पर फिजिक्स में कितनी कितनी ज़रूरत है उतना हम करेंगे। तो सीधा ये फॉर्मूला समझिए कि अगर मेरे को पोजीशन दे रखी है, पोजीशन ऐसे नहीं दे रखी होगी जैसे पहले छोटी क्लासों में हमको ये दिया जाता था कि एक ऑब्जेक्ट है उसने जो है ना 5 मीटर ट्रैवल करा या 10 मीटर ट्रैवल करा या 100 मीटर ट्रैवल करा। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन साथ साथ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री मतलब हो सकता है ऐसा पाथ फॉलो कर रहा हो। तो उसकी वो इक्वेशन दे देंगे आपको। जैसे आपको पता है ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ax + by + c = 0। ऐसे ही इसकी भी कुछ इक्वेशन दे देंगे, उस इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना होगा तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है? तो सीधी भाषा में बस ये समझिए कि जब भी आपको पोजीशन ना देकर एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दे रखा हो तो आपको उसको डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएशन क्या है? बहुत आसान चीज़ है, 4-5 फॉर्मूले हैं बस। वैसे तो फॉर्मूले 12 हैं लेकिन 4 या 5 ही हैं जो अपने काम के हैं, जो फिजिक्स में जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वो डिस्कस कर लेंगे, आप समझ जाएंगे आसानी से। तो ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर है भाई? सर लेकिन जो बोलो सर जो आपने डिफरेंशिएशन करवाई थी पहले उसके अंदर से लिमिट्स का कोई पार्ट ही नहीं था। कोई बात नहीं, और बता रहा हूँ ये नई चीज़ बता रहा हूँ। लिमिट का पार्ट जो है हमने ये बोला था ना, डिफरेंशिएशन जो पहले कराई थी उसमें हमने ये बोला था कि कोई भी अगर हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल क्वांटिटी है उसको मैं छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूँ। कितना छोटा? इतना छोटा कि दैट टेंड्स टू जीरो। तो उसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। समझ गए कि हमको किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। इतना छोटा कि वो जीरो को टेंड कर रहा हो, ठीक? तो उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो उसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, dx/dt जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, कुछ फॉर्मूलेज हैं, मैं आपको बता दूँगा कैसे करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, ये हुआ आपका एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद एक क्वेश्चन नोट करेंगे, अ बॉडी ट्रेवल्स यहाँ से आगे तक के जितने भी चैप्टर्स हैं सबके नोट्स में आपको दे दूंगा। तो कहीं पर भी जो है जो भी मैं क्लास में आपको नोट करवा रहा हूँ वो मेरे साथ साथ नोट जरूर कर लेना। एक आपकी शॉर्ट नोट्स की नोटबुक होगी ही आपकी जो आप फिजिक्स की बनाएंगे, और साथ साथ आपको नोट्स भी मैं दे ही दूँगा। अब देखिएगा, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम A to B
at 40 meter per second. A body travels from A to B at 40 meter per second and from B to A at 60 meter per second. And from B to A at 60 meter per second. Calculate the average speed and average velocity. Calculate the सर हाँ जी इसमें डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। हाँ जी तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी फिर? जीरो ही होता है। बिल्कुल सही। एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, एवरेज स्पीड निकालिए। क्या हो गया इसको? तो टाइम टेकन ये कभी कभी इसमें बहुत तेज आवाज़ आने लगती है ऐप में। टाइम टेकन तो किया ही नहीं। टाइम टेकन नहीं दे रखा, ठीक है, लेकिन हम करेंगे क्या, देखिएगा ऐसा करते हैं। A body travels from A to B at 40 meter per second and from B to A at 60 meter per second. Calculate the average speed and average velocity. टाइम टेकन नहीं दे रखा है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस भी नहीं दे रखा है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? आप यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे बी। तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप एक्स मान लो, उसको आप एक्स मान लो। तो हम ये कहेंगे कि अब दो अलग अलग केसेस हैं। हम ये बोलेंगे केस फर्स्ट में जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा, अच्छा डिस्टेंस को हमेशा याद रखना है, उसको हम नहीं सर इसे हाँ बेटा, क्वाड्रेटिक में नहीं अरे नहीं कुछ नहीं, आसान है, बता रहा हूँ। तो वहाँ पे देखिए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड। तो हम जो डिस्टेंस है ना उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस, ठीक है। तो एस जो है वो मेरे पास एक्स है, केस फर्स्ट है तो मैंने उसको S1 बोल दिया, वो x हो गया हमारे पास। ए से बी तक का डिस्टेंस x, ए से बी तक वो कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, वो हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड को भी आप v से ही रिप्रेजेंट करेंगे। फिर सवाल ये उठता है कि फिर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? v के ऊपर वेक्टर साइन लगा देंगे, ये एरो लगा देंगे, ठीक है। तो वो फिर हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी। अगर सिर्फ v लिख रहा हूँ यानी कि वो स्पीड है। v1 इतना हो गया, तो भाई टाइम नहीं दे रखा, टाइम कैसे निकालेंगे? हमें एक सिंपल सा रिलेशन ये मालूम है, d इज इक्वल टू एस इंटू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब से हमें क्या करना है, डिस्टेंस को लेना है s और स्पीड को लेना है v और टाइम को t ही लेना है। तो s इज इक्वल टू v इंटू टी, तो t क्या हो जाएगा, s अपॉन v, s अपॉन v। तो s1 अपॉन v1, s1 अपॉन v1 यानी कि t1 की वैल्यू कितनी हो गई, x अपॉन 40। मेरी बात समझ में आ गई? x अपॉन 40 और ये हो गया सेकंड्स में, ये सेकंड हो। आगे की कहानी देखिए, केस सेकंड। तो जब हम सेकंड केस लेंगे तो सेकंड केस में S2 यानी कि जो डिस्टेंस है सेकंड केस में, वो भी तो जब B से A तक बॉडी आ रही है तो उसका डिस्टेंस भी तो x ही होगा, तो ये x हो गया, ठीक है। फिर हम बात करेंगे V2। तो इस दौरान B से A तक आने में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और फिर जब T2 निकालेंगे तो अगेन S2 अपॉन V2, ये कितना हो जाएगा, x अपॉन 60 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, हाँ जी टोटल डिस्टेंस कितना है, S1 प्लस S2 अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना है, T1 प्लस T2, ये हो गया। तो क्या करेंगे, अब देख लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन है, इसमें ना तो हमारे पास टाइम है और ना ही हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें भी हम एवरेज स्पीड ऐसे x मानकर निकाल सकते हैं। तो देखिएगा S1 प्लस S2 कितना हो गया, x प्लस एक्स। तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया x प्लस एक्स। अब डिनोमिनेटर में T1 प्लस T2, तो x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 60, ये हो गया।
तो x प्लस एक्स कितना हो गया 2x हो गया। अब यहाँ पर 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो 120 हो गया। मल्टीप्लाई नहीं करना सीधा सीधा, वो देखो कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। 40 3 जा 120 तो 3 into x is 3x प्लस 60 2 जा 120 2 into x is 2x। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे है बेटा, क्या बोल रहे हो? सर आंसर 40 मीटर पर सेकंड है क्या? अभी बता रहा हूँ। एवरेज स्पीड का 48 है, 48 मीटर पर सेकंड। ये सवाई आना है। ठीक है, तो ये 120 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है 2x into 120 3x plus 2x is 5x। x से x कैंसिल आउट हो गया 5 24 जा 120 2 into 24 is 48 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से एवरेज स्पीड निकाली जाएगी। एवरेज वेलोसिटी मैं निकाल नहीं रहा हूँ क्योंकि क्या है कि हम A से B तक जा रहे हैं और फिर वापस B से A तक आ रहे हैं, तो हमारा इनिशियल पॉइंट भी A है और फाइनल पॉइंट भी है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो 0/t 0/anything 0, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी इतना करिए। कल सुबह या तो 9 बजे या फिर 10 बजे मैं टाइम रखूँगा, मैं आपको रात में ग्रुप पर मैसेज डाल दूँगा। ठीक है, कैलकुलस करवाऊँगा तो आ जाना कल।